हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूँ रामदन। आज हम अध्ययन करेंगे भूगोल का एक टॉपिक है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। साथियों, आज हम देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, इनको इनकी अनुकूल दशाएं क्या है, ये कहाँ ये प्रभावी हो जाते हैं, इनका पतन का कारण क्या है, इनका पतन कैसा होता है। आपने देखा होगा ताउते कई तरह के तूफान भी आ रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम टॉपिक ले रहे हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब हम अध्ययन करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं। पहले देखेंगे हम चक्रवात। साथियों, चक्रवात क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन फिक्स करेंगे। साथियों, चक्रवात उसे कहते हैं, चक्रवात एक निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। क्या होता है? चक्रवात एक निम्न वायुदाब का केंद्र होता है और हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं प्रवाहित होती हैं, उसे ही क्या कहते हैं? चक्रवात। साथियों, चक्रवात एक बहुत विनाशकारी भी होता है, जान माल की भी कई बार ऐसा होता है, जान माल की भी नुकसान हो जाती है। इसमें बहुत तीव्र गति से हवाएं प्रवाहित होती हैं, इसी वजह से चक्रवातों का उद्भव होता है। चक्रवातों का उद्भव हवाओं की जितनी ज़्यादा तीव्र गति होगी हवाओं की, उतने ही तेज क्या होंगे? चक्रवात। अब हम देखते हैं चक्रवात ने हमने देखा कि चक्रवात एक निम्न वायुदाब का केंद्र है। अब देखेंगे कि निम्न वायुदाब कितना, वायुदाब क्या होता है, वायुदाब को कैसे हम पता लगाएं, किससे मापे, तो इनका हम अध्ययन करते हैं। साथियों, चक्रवात यानी हवा को मापने की इकाई होती है मिलीबार। आपने सुना होगा, देखा होगा। मिलीबार से, जैसे किलोग्राम से हमें तरल पदार्थों को मापते हैं, ठोस लीटर से हम तरल पदार्थों को मापते हैं, ठोस पदार्थों को हम किलोग्राम में मापते हैं, और जैसे उसी तरह से हम ये हवा को किस में मापते हैं? मिलीबार में। अब साथियों, औसतन हवा का सामान्य प्रेशर दबाव, हवा का सामान्य दबाव 1000 सामान्य दबाव, हवा का सामान्य दबाव 1013 मिलीबार होता है। साथियों, हवा का सामान्य प्रेशर 1013 मिलीबार होता है। यह अगर हवा इससे कम हो गई, हवा का दाब, तो भी चक्रवात की संभावना बनती है। अब देखो हवा का दाब कैसे कम होता है। साथियों, हवा का दाब कम होने का एक मुख्य कारण है कि हवा जैसे मान लो विषुवत रेखा के आसपास, चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? इनकी विषुवत रेखा के आसपास। अब हम देखेंगे कि चक्रवातों की आकर्षित करने वाली दशाएं, चक्रवातों का उद्भव, चक्रवातों को सपोर्ट करने वाली कौन कौन सी दशाएं हैं जिनसे चक्रवातों का उद्भव एक तीव्र गति से होता है, यानी चक्रवातों को प्रभावित करती हैं, चक्रवातों को होने के लिए उन्हें आकर्षित करती है, वो दशाएं देखेंगे। हमने चक्रवात देखा, चक्रवात एक हवाओं का बहुत तीव्र प्रवाह के रूप में बहना उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। इसमें आपने देखा हवाओं को किस में मापते हैं? मिलीबार में। सामान्यतः हवा का दाब कितना होता है? 1013। और चक्रवात में निम्न दाब 980 मिलीबार तक हो जाता है, कभी कभी इससे कम भी हो जाए, पर यह है सामान्य वायुदाब और निम्न वायुदाब में जितना ज्यादा अंतर होगा,
जितना ज़्यादा अंतर होगा चक्रवात उतना ही तीव्र और प्रभावी रहेगा। अब इसका हम आगे अध्ययन करेंगे कि चक्रवात को किन किन परिस्थितियों में चक्रवात ज़्यादा प्रभावी होता है। करने वाली दशाएं, चक्रवात को आकर्षित करने वाली दशाएं। अब साथियों चक्रवात के बारे में हमने देखा कि है एक निम्न वायुदाब का केंद्र होता है और चक्रवात को आकर्षित करने वाली क्या क्या दशाएं हैं। साथियों सबसे मुख्य बात तो यह है कि चक्रवात हमेशा भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास ही आता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात 0 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास ही आता है, यानी सामान्यतः 0 डिग्री अक्षांश के आसपास 10 से 15 डिग्री अक्षांश हो। साथियों उष्णकटिबंधीय चक्रवात 0 डिग्री अक्षांश के आसपास ही क्यों होता है और 0 डिग्री अक्षांश के आसपास भी कौन सी जगह आता है और इसका रीजन क्या है आने का, ये हम अध्ययन करेंगे। साथियों 0 डिग्री अक्षांश पर चक्रवात आने का मुख्य कारण है कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश 23.5 डिग्री से यानी कर्क रेखा से मकर रेखा तक दोनों के मध्य 23.5 से 23.5 से 0 फिर 0 से फिर वापस 23.5 इन दोनों के मध्य सूर्य सीधा चमकता है। सूर्य के सीधा चमकने की वजह से यहाँ पर क्या है साथियों टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर धरती का तापमान ज़्यादा हो जाता है, तो धरती का तापमान ज़्यादा होने से समुद्र भी है, यानी कई जगह स्थल भाग भी है, कई जगह जमीन भी है। चक्रवात सामान्यतः 95% समुद्रों में आते हैं। कहाँ पर? समुद्रों में, यानी 95% चक्रवात आएंगे समुद्रों में। तो भूमध्य रेखा के आसपास स्थल भाग भी है और समुद्री भाग भी है, तो 95% चक्रवात समुद्रों में आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अक्षांश रेखा पर, यानी इसके साथ एक तो शर्त ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा के पास आएंगे, और दूसरी बात ये हो गई कि कोरियोलिस बल 0 से अधिक होना चाहिए, साथियों कोरियोलिस बल 0 से अधिक होना चाहिए। अब देखो कहाँ पर तो कोरियोलिस बल, इसको हम आज अध्ययन करेंगे, बट इसका ये कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद भी हम इस टॉपिक पे आएंगे। भाई अक्षांश में कोरियोलिस बल ध्रुवों की ओर सर्वाधिक होता है, और यानी ध्रुवों पर सर्वाधिक, और विषुवत रेखा पर 0 होता है। कोरियोलिस बल का मान अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर 0 होता है और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। इसका रीजन ये है साथियों, कोरियोलिस बल आपने देखा होगा कि हवाएं कभी भी एक दिशा में नहीं चलती, एक दिशा में चलती है, तो हवाओं की एक मुख्य वो है, लेकिन एक सिद्धांत है जो उत्तर दक्षिण की ओर, उत्तर और
दक्षिण, दक्षिण में बाएं ओर और उत्तर में दाएं ओर। यानी जब हवाएं 0 डिग्री, यानी जब हवाएं उत्तर की तरफ बहेगी, जब हवाएं उत्तर की तरफ बहती है तो अपने दाएं ओर घूम जाती है। किसकी वजह से? कोरियोलिस बल के। और जब हवाएं दक्षिण की ओर बहती है तो हवाएं अपने बाएं ओर घूम जाती है। किसकी वजह से? कोरियोलिस बल के। कोरियोलिस बल, अब आप बताओगे कोरियोलिस बल है क्या चीज़? साथियों, कोरियोलिस बल ये है कि कोरियोलिस बल पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर और कक्ष दोनों पे घूम रही है। अक्ष तो होता है, एक तो होता है अक्ष और एक होता है कक्ष। कक्ष देखा होगा ना आपने, ऑर्बिट, ORBIT, ऑर्बिट। स्पेलिंग देख लेना साथियों जो भी हो। और कक्ष और अक्ष, अक्ष तो होता है एक बिंदु पर घूमना और कक्ष होता है एक निश्चित स्थान से घूमना। और जैसे आपको ये बताता हूँ, जैसे अक्ष देखेंगे, जैसे मान लो ये इस पर मान लीजिए उदाहरण के लिए पृथ्वी है और ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। इस वजह से क्या बन रहे हैं? दिन रात। ठीक है, तो जैसे ये पृथ्वी से मान लीजिए ये, और ये मान लो जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे घूम रही है। ओके, ये तो हो गया अक्ष। और होता है कक्ष। कक्ष होता है, आपने देखा होगा कि ऑर्बिटर तो घूम रहा है, ऑर्बिटर अपना सही हो गया और विक्रम क्रैश हो गया। तो साथियों ऑर्बिटर वही कक्ष है। कक्ष का मतलब होता है कि ऑर्बिट पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, बट वो क्या हो गया, आपने जैसे मंगल मिशन की ये चंद्रमा पे आपने जब वो उतारा था दक्षिण ध्रुव पर, तो अपनी क्रैश लैंडिंग हुई थी, तो उस टाइम आपने ये सब कई बार सुना होगा, ऑर्बिट तो अपना काम कर रहा है बट विक्रम अपना क्रैश हो जाए। साथियों वो ऑर्बिट उसे कहते हैं जो पृथ्वी के अपनी निश्चित दिशा में, अपने निश्चित पथ पर, अपने निश्चित पर चारों तरफ घूमता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसे कहते हैं ऑर्बिट। जैसे मान लो ये इसकी निश्चित दिशा है, तो ये अपनी निश्चित दिशा में इसी पे चक्कर लगाएगा, आगे पीछे नहीं होगा। ग्रहों की भी यही विशेषता है। ग्रह की उसे, जैसे प्लूटो को ग्रह से बाहर क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि प्लूटो दूसरों ग्रहों की कक्षा में प्रवेश कर जाता था, उस वजह से उसे ग्रह का दर्जा नहीं दिया गया। तो ये कक्ष यही है कि अपनी कक्ष के अंदर, अपनी निश्चित जगह के अंदर, निश्चित परिधि के अंदर घूमना, और अक्सर अपने बिल्कुल 0 डिग्री पर, वैसे अपनी 0 डिग्री पर घूमना। तो इस वजह से दिन रात बनते, इस वजह से वर्ष बनता है। ओके, अब आपने देख लिया। तो साथियों पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है तो पृथ्वी के आसपास जो वायुमंडल है वो वायुमंडल भी इसके साथ घूमता है। तो वो वायुमंडल अपने साथ घूमता है, जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो हवाई जो पृथ्वी की गति लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी चक्कर लगाती है। 1600 किमी प्रति होगा लगभग पृथ्वी अपने 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती है। तो इसी वजह से क्या है, हवाएं पीछे छूट जाती है। तो उन्हीं वजह से किनका निर्माण होता है? इन कोरियोलिस बलों का। तो इसी वजह से ये हवाएं दक्षिण में बाएं ओर, उत्तर में दाएं ओर घूमती है। तो ये आ गया, आपको कोरियोलिस बल समझ में आएगा। अब अपन आते हैं अक्षांश के आसपास, यानी चक्रवात अक्षांश रेखाओं के आसपास ही क्यों होते हैं। साथियों 0 डिग्री अक्षांश पर कभी भी चक्रवात नहीं आता। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस बल 0 होता है। क्योंकि 0 डिग्री आपने देखा, जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ, मैं जैसे घूमूंगा तो मेरी बाजुओं पे ज्यादा हवा का प्रेशर रहेगा, बजाय जो मेरा बिल्कुल सेंटर पॉइंट है यहाँ के बजाय, मेरे सेंटर पॉइंट के बजाय मेरे चारों तरफ का क्षेत्र है वो ज्यादा हवा से टकराएगा। तो यही रीजन है। और दूसरी बात यह है कि 0 डिग्री अक्षांश पर क्या है, हवाएं, सूर्य का प्रकाश सीधा गिरता है, तो क्या है, समुद्रों के अंदर जब सूर्य का प्रकाश सीधा गिरेगा तो वहां क्या वाष्प होगी, वहां की जलवायु क्या होगी, गर्म होगी जलवायु ऊपर उठ जाएगी, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा। और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ क्या है, ठंडा इलाका रहता है, तो वहां पर
वहाँ पर क्या है, सूर्य की किरणें सीधी नहीं जा पाती, इस वजह से वहाँ पर वहाँ की जलवायु ठंडी होती है। तो इसके लिए ये, और इसका तीसरा पॉइंट है कि यानी समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए, कि ये साथ ही ये कंडीशन है, ये सब होनी चाहिए, तभी जाके चक्रवातों का निर्माण होता है। यानी अक्षांश के आसपास 10 से 15 डिग्री के आसपास सर्वाधिक प्रभावी आते हैं, और जैसे जैसे यानी जीरो से 1 2 3 4 इनके पास कम आएंगे, जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती है 10 15 के आसपास सर्वाधिक प्रभावी हो जाते हैं। जैसे ही 15 से ज्यादा आगे क्रॉस करते हैं तो वापस धीरे हो जाते हैं। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर फिर वैसे क्या सूर्य का प्रकाश कम होता जाता है उस वजह से, क्योंकि वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा वहाँ पर कम होती जाती है इस वजह से। तो समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए, और वो 60 मीटर की, जो भी 60 मीटर की गहराई तक, यानी चक्रवात को आने के लिए अनुकूलतम दशाओं के अंदर अक्षांश रेखाओं, कोरियोलिस बल 0 से अधिक, समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम अधिक होना चाहिए। 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तो वहां पर चक्रवात नहीं आ पाएगा। और यानी उसकी गहराई, वो ये नहीं सत्य है, समुद्र की 60 मीटर गहराई तक उसका तापमान अधिक होना चाहिए। तो अब वहाँ क्या होता है, वहाँ चक्रवात के लिए अनुकूल दशाएं होती है। तो जैसे जैसे तापमान ज़्यादा होगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, तो क्या है साथियों, हवा गर्म होके ऊपर उठ जाती है। हवा जो ही गर्म होके ऊपर उठी तो वहाँ क्या होगा, एक लो प्रेशर जोन हो जाएगा। इसे लो, L फॉर लो प्रेशर जोन और H फॉर हाई प्रेशर जोन। L का मतलब लो प्रेशर जोन, H का मतलब हाई प्रेशर जोन। तो साथियों जैसे ही हवा, यहाँ का तापमान बढ़ा, कोरियोलिस बल का मान 0 डिग्री से अधिक हुआ, और सूर्य के तापमान से जैसे जैसे वहाँ सूर्य का तापमान गिरेगा तो वहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी। जैसे ही हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी तो यह क्रिया जैसे ही चलती रहेगी तो वहाँ क्या है, चक्रवात का विकास हो जाता, चक्रवात को जन्म देती है ये दशाएं। क्योंकि और जैसे जैसे इन रेखाओं को, जैसे जैसे कोरियोलिस बल का मान आगे की तरफ बढ़ता जाता है, यही रीजन है कि 10 से 15 डिग्री अक्षांशों के पास सर्वाधिक प्रभावी चक्रवात आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस बल का मान भी 0 से काफी ऊपर हो जाता है। और समुद्र का तापमान 27 डिग्री से ऊपर हो गया तो वहाँ फिर क्या है, जैसे वहाँ पर विषुवत रेखा के आसपास सूर्य का प्रकाश गिर रहा है, हवाएं ऊपर उठ चुकी गर्मी की वजह से, तो जो साइड में से हवाएं हैं, पृथ्वी का एक रूल है साथियों, पृथ्वी हमेशा अपना संतुलन स्वयं बनाती है। तो इसी वजह से पृथ्वी जैसे जैसे लो प्रेशर जोन की तरफ, हाई प्रेशर जोन की तरफ से हवाएं प्रवाहित होती हैं, और उनमें इतनी होड़ मच जाती है कि वो हवाएं उस लो प्रेशर जोन को इक्वल करने के लिए बहुत तीव्र गति से दौड़ती है। तो वहाँ की हवाओं की गति साथियों 200 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से होती है। हवाओं की गति कितनी होती है चक्रवात के अंदर, 200 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी तक पहुंच जाती है हवाओं की। इनमें आपस में लो प्रेशर जोन से हाई प्रेशर जोन से हवाएं लो प्रेशर जोन की तरफ तीव्र गति से प्रवाहित होती है। तीव्र गति से प्रवाहित होती है हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं प्रवाहित होती है, और यहाँ की स्थिति को सामान्य बनाती है। तो इसमें साथियों क्या होता है चक्रवात में, आपने ये देख लिया, आपने उतार लेना। जैसे ही हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन की तरफ जाती है तो लो प्रेशर जोन में भी एक विशेष प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो जाती है। जैसे मान लो ये लो प्रेशर जोन हो गया,
जैसे जैसे हवाएं आएगी तो हवाओं का एक रूल है कि अपने दक्षिण में बाएं ओर और उत्तर में दाएं ओर घूम जाती है। तो हवाएं क्या है, यहाँ पर आते आते एक ये तो चक्रवात की आंख होती है, यहाँ तो सेंटर में क्या होती है, चक्रवात की आंख, चक्रवात की आंख। मुख्य बिंदु को क्या कहते हैं, जो सेंटर का बन उसे चक्रवात की आंख कहते हैं। और जो चक्रवात के आंख से साइड में उसे कहते हैं चक्रवात की दीवार होती है। आंख की दीवार मान लो, आंख की दीवार या चक्रवात की दीवार मान लो इसे। चक्रवात की दीवार और चक्रवात की आंख। साथियों, जैसे हवाएं इस लो प्रेशर जोन की ओर तीव्र गति से प्रवाहित होती है तो हवाएं चक्रवात की दीवार की तरफ से अपने घूम जाती है, यानी दक्षिण में होगी जो बाएं ओर घूम जाएगी और जो उत्तर में होगी वो दाएं ओर घूम जाएगी। तो जैसे ही हवाएं आती है तो वो घूमना स्टार्ट कर देती है, घूम जाती है हवाएं। तो जैसे तो यहाँ पर एक बवंडर सा बन जाता है, यानी बहुत तेजी से हवाएं घूमती है। तो हवाएं घूमने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, चक्रवात का केंद्र, और चक्रवात के केंद्र के आसपास एक चक्रवात की दीवार का निर्माण हो जाता है। इस दीवार से आगे ये हवाएं प्रवेश नहीं कर पाती। साथियों, एक सबसे मुख्य बिंदु ये देखिए आप, जो चक्रवात की दीवार है ना, चक्रवात की दीवार से आगे ये हवाएं प्रवेश नहीं कर पाती है। अगर आप चक्रवात की आंख के आंख में खड़े हो तो आप वहां पर एक सामान्य स्थिति पाओगे, वहां पर ना कोई हवा होगी, वहां पर ये थोड़ा सा तापमान अधिक होगा, बाकी सामान्यतः ना कोई बादल होगा। तो ये चक्रवात की दीवार है ना, यहीं पे सबसे ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि यहीं पर हवाएं सबसे तीव्र गति से घूमती है और सबसे ज्यादा तीव्र गति से घूमती हुई क्या है, ऊपर उड़ जाती है। अब आप देखोगे कि हवाएं इतनी तीव्र गति से आती है तो चक्रवात का भोजन क्या है, मतलब चक्रवात का भोजन का मतलब ये हुआ कि हवाओं का इतने तीव्र गति से होना, यानी चक्रवात का भोजन है ऊष्मा, जिसे हम चक्रवात का भोजन भी कहते हैं। साथियों, चक्रवात का भोजन ऊष्मा इस वजह से, जैसे जैसे हवाएं उच्च हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर तरफ प्रवाहित होती है तो समुद्र से आती है, क्योंकि समुद्र से तीव्र गति से इस वजह से भी हो जाती है, क्योंकि जब स्थल भागों में देखते हैं अपन तो स्थल भागों में कई पर्वत, पहाड़ और बस्तियां, शहर, इन वजह से हवाओं की गति धीमी हो जाती है। बट समुद्रों के अंदर क्या है साथियों, समुद्रों के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल सरफेस बिल्कुल प्लेन है, दूर तक कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से हवा की गति तीव्र हो जाती है और ये हवाओं जैसे जैसे बहेगी तो हवाएं सरफेस की ओर बहेगी, लो प्रेशर जोन की ओर, सरफेस से लो प्रेशर जोन की ओर बहेगी, तो क्या है, अपने साथ समुद्र से ऊष्मा भी लेके आती है, समुद्र से जल का वाष्पीकरण बना के लेके आती है। जैसे जैसे जल का वाष्पीकरण बनेगा तो जितना ज्यादा ऊष्मा लेके आएगी चक्रवात उतना ही तेज बनेगा। और ऊष्मा लेके आ गई तो ऊष्मा लेके आएगी, जो हवाएं ऊष्मा लेके आई तो यहाँ तक आते आते हवाएं बहुत गर्म हो जाती है, तो हवाएं बहुत गर्म होके और धीरे धीरे ये क्या है, हवाएं वैसे ऊपर उठने लग जाती है, जैसे दीवार की टकराई और फैल जाती है आसपास, दीवार के आसपास फैल जाती है, दीवार के आसपास फैल जाती है, बट केंद्र की तरफ नहीं जाती, चक्रवात की आंख की तरफ नहीं जाती, इसके चारों तरफ फैल जाती है। जैसे आपने देखा होगा तो ऐसे फैल जाती है, यानी ये चक्रवात की दीवार से चारों तरफ ऐसे फैल जाती है। आपने ओके, तो हवाएं ऐसे फैल जाती है और इसी वजह से जब तक इसको ऊष्मा मिलती रहेगी जब तक चक्रवात तेज होता रहेगा। और दूसरी बात ये हो गया इनको प्रभावित करने वाले कारक, चक्रवात को आकर्षित करने वाले कारक हो गए। अब हम अध्ययन करेंगे चक्रवात कैसे आता है। आपने समझ लिया भाई, चक्रवात गर्म ये लो प्रेशर जोन की ओर हाई प्रेशर जोन से हवाएं प्रवाहित होती है तो समुद्र की सरफेस पे कुछ अवरोध या रुकावट नहीं होने की वजह से हवाओं की गति तीव्र हो जाती है। हवाओं की गति तीव्र होने से वो समुद्र से वो जलवाष्प से लेकर
जलवाष्प लेके हुई जाती है। तो जैसे जलवाष्प लेके हुई जाती है तो दीवार के पास जाते जाते हवा बहुत गर्म हो जाती है और जलवाष्प भी बहुत गर्म हो जाता है, तो वैसे ऊपर उठ जाता है। तो ऊपर उठने के बाद चारों तरफ फैल जाती है, और जब तक इसको गर्म ऊष्मायुक्त हवाएं मिलती रहेगी, जब तक चक्रवात तेज होता रहेगा। अब चक्रवात के विघटन के कारण क्या है, चक्रवात का पतन कैसे होता है, अब हम इसका अध्ययन करेंगे साथियों। चक्रवात का विघटन। साथियों, चक्रवात का विघटन साथियों, जैसे हम देखेंगे हाई से कहाँ जा रही है, लो की ओर, लो प्रेशर की जोन की ओर। जैसे ही हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन की ओर बढ़ेगी तो चक्रवात हमेशा समुद्र के पश्चिमी किनारों पर आते हैं। कहाँ आते हैं, पश्चिमी किनारों पर। चक्रवात समुद्र के पश्चिमी किनारों पर आते हैं और 10-15 डिग्री के आसपास का आपको बता दिया। तो इसका रीजन ये है क्योंकि समुद्र के पश्चिमी किनारों पर गर्म धाराएं बहती है। समुद्र के पश्चिमी किनारों पर गर्म धाराएं बहती है और पूर्वी किनारों पर ठंडी जलधाराएं बहती है। तो चक्रवात का विघटन देखिए, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर तक हवाएं आ गई, ऊपर उठ गई। उसके बाद क्या होता है साथियों, जैसे जैसे चक्रवात समुद्र से ईस्ट की ओर प्रवाहित होता है, जैसे जैसे समुद्र के तटों की ओर प्रवाहित होता है तो चक्रवात की जो भी किनारे पे गया तो वहां पर रुकावट आई, इसको अवरोध आया, किनारा अवरोध आ गया। जैसे आपने देखा ये अभी ताउते तूफान आया है, तो इससे स्थलीय भाग प्रभावित होता है। स्थलीय भाग प्रभावित कैसे होता है, जैसे जैसे चक्रवात आता है, चक्रवात समुद्र के किनारे से टकरा जाता है। समुद्र के किनारे से टकराने के बाद वो क्या है, हवा तेज होती है, तो हवा को अवरोध होना चाहिए। मान लो जिसके अंदर अवरोध ही नहीं होगा तो हवा की गति वैसे बढ़ेगी। और तो क्या है, स्थल भाग पे बहुत से अवरोध मिल जाते हैं, जैसे बस्तियां मिल जाती हैं, शहर मिल जाते हैं, पहाड़ मिल जाते हैं, पर्वत मिल जाते हैं। तो इनसे जैसे जैसे हवाएं टकराएगी तो हवा की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। जैसे जैसे हवा की गति धीमी हुई तो चक्रवात भी खुद धीमे हो जाते हैं। और दूसरी बात, इनको गुप्त ऊष्मा मिलना बंद हो जाती है। रीजन क्या हुआ, जैसे हवाएं समुद्र से चल रही थी तब तो क्या हो रही थी, वहां से वाष्प लेके आ रही थी। अब क्या हो गया, ये स्थल भागों की ओर आ गया, जैसे इसकी बहता हुआ स्थल भागों की ओर आ गया, किनारे से टकरा के स्थल भागों की ओर आ गए, वहां पे गुप्त ऊष्मा भी नहीं मिल रही, इसको ऊष्मा भी नहीं आ पा रही। तो इसका सबसे भोजन क्या बताया था आपने, ऊष्मा बताया था। तो ऊष्मा नहीं मिल रही तो ये कहाँ से बढ़ा, अब हावी होगा, कम होगा उसके बजाय, क्योंकि जब भोजन ही नहीं मिलेगा तो उसे कमजोरी होगा। तो गुप्त ऊष्मा नहीं मिल रही। दूसरी बात, हवा तो चल रही है, उसके आगे भी रुकावटें आ गई, कई तरह की रुकावटें आ गई, स्थल भाग आ गए, स्थल भाग में बस्तियां वगैरह, इन वजह से रुकावट हो गई। तीसरी बात, जब इनकी गति भी धीमी हो जाती है, हवाओं की गति धीमी हो जाती है और ये समुद्र के पश्चिमी किनारों की ओर आती है। तो साथियों, चक्रवात का विघटन यही है। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि चक्रवातों का विघटन स्थल भागों पर ही होता है। और दूसरा बात है, जब स्थल भागों की ओर नहीं आते हैं तो जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तो चक्रवातों का एक तो यानी किनारों तटीय इलाकों में, और दूसरा ध्रुवों की ओर। तटीय इलाकों में आए तो हवा बीच में अवरोध आ गया, गुप्त ऊष्मा मिलना बंद हो गई, क्योंकि है ना। तो इस वजह से तटीय इलाकों में इसका क्या होता है, ये शांत हो जाता है। 1 2 3 दिन रहेगा, एक दिन रह ले, 2 दिन रह, जितनी तेज रहेगी उतना इसका प्रभाव पड़ता है। स्थलीय भागों में उसे जान माल की भी हानि होती है।
तो इस तटीय इलाकों में ये भारी नुकसान पहुंचाता है। और जब चक्रवात ध्रुवों की ओर निकल जाता है तो ध्रुवों के निकलने से क्या होता है साथियों, जैसे विषुवत रेखा पर तो क्या है, समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए और गुप्त ऊष्मा मिलनी चाहिए। तो क्या है, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बहेगा तो वहाँ भी गुप्त ऊष्मा मिलना बंद हो जाएगी। रीजन ये हुआ क्योंकि वहाँ पर ठंडे इलाके आ जाते हैं, वहाँ पर समुद्र का तापमान कम ज़्यादा नहीं होता, 27 डिग्री का जितना होता नहीं है। तो तापमान कम होने की वजह से ये ध्रुवों की ओर अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और समाप्त हो गए। और यानी इसके दो तरीके से समाप्त होते हैं, या तो समुद्र के तटों से और दूसरी बात समुद्र के वो ध्रुवों की ओर जाने से। तो आज हमने अध्ययन किया चक्रवात के बारे में, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। साथियों धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही और हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो हमने सीमित साधनों में बनाया, हो सकता है इसमें टूटे भी रही हो, कोई हमें टेक्निकल प्रॉब्लम रही हो, तो उस वजह से हम आगे इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।